आज की बुक समरी है अ थाउजेंड ब्रेन्स अ न्यू थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है जेफ हॉकिंस ने। 1+1 क्या होता है? आसमान में बादलों को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है? अगर आपका फ्रेंड उदास है तो उसे आप कैसे दिलासा देंगे? इस तरह के सवालों का जवाब देना तो आसान पड़ा क्या? आपको पता है कि इसके लिए आपके ब्रेन के कई हिस्से से मिलकर के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आप अपने ब्रेन का हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद कभी इस बारे में सोचा होगा कि ये समरी आपको ब्रेन के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है, जो शायद आपको आज से पहले पता ही ना हो, और ये भी बताएगी कि कैसे हम इसको मशीन बनाने के कगार पे पहुंच चुके हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि इंसान का ब्रेन एक मिस्ट्री की तरह है? शायद नहीं ना। इस सब्जेक्ट पे अब तक न जाने कितनी ही बुक्स लिखी जा चुकी है और न जाने कितनी ही थ्योरी एस्टेब्लिश की गई है। असल में इंसान का ब्रेन इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है ना कि उस पे कई तरह की स्टडीज की जा चुकी है, और तो और इसको लेकर के एक एक पूरा फील्ड ही बना दिया गया है, जिसे न्यूरो साइंस भी कहा जाता है। लेकिन इन सभी स्टडीज और रिसर्च के बावजूद हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम इसके अलग अलग एरिया और उसके फंक्शंस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास टुकड़ों में है। हमारे पास ऐसा अभी तक कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं जो ये बता सके कि ये सारे अलग अलग टुकड़े एक साथ कैसे फिट बैठेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो ये सारे पीस घर के अलग अलग हिस्सों की तरह है, जैसे खिड़की, कबर्ड की सेल्फ वगैरह। फर्क बस इतना है कि इन सबको एक साथ रखने के लिए हमारे पास कोई घर ही नहीं है। यहाँ पर इस बुक के ऑथर जेफ हॉकिंस की थ्योरी काम आती है। द थाउजेंड ब्रेन्स थ्योरी वो कॉर्टेक्स पे फोकस करती है। ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जो पूरे ब्रेन का 70% हिस्सा बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि न्यूरो कॉर्टेक्स काम कैसे करता है और ये इतना बड़ा क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम न्यूरो कॉर्टेक्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। क्या ये सच में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है? आप सोचने के लिए तो ब्रेन का इस्तेमाल करते हो, पर क्या आप अपने ब्रेन के बारे में सोचने के लिए तैयार है? अगर हाँ है तो चलिए इस दिलचस्प सफर की स्टार्ट करते हैं। ब्रेन हमारे बॉडी का कॉम्प्लेक्स लेकिन बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा है। इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं कि ब्रेन के बारे में आपको कई अलग अलग थ्योरी और ओपिनियन पढ़ने को मिलेंगे। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस वन ऑन माउंट का असर है। माउंट कैसल एक जाने माने साइंटिस्ट है। उनका ऐसे उस थ्योरी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है जो इस बुक के ऑथर जेफ हॉकिंस ने अपने बुक में डिस्कस किया हुआ है। माउंट कैसल के ये ऐसे ब्रेन के इवोल्यूशंस के बारे में बताता है। उन्होंने ये थ्योरी एस्टेब्लिश की है कि ह्यूमन ब्रेन की शुरुआत फॉर्मेटिव लेवल यानी कि बेसिक लेवल पे हुई थी। उस वक्त ये बेहद साधारण और मामूली था, जिसका सारा फोकस जिंदा रहने पे था। ये बात काफी हद तक लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि तब हमारे पूर्वजों का मेन काम था शिकार करना, खाने का इंतजाम करना ना। तो कई साइंटिस्ट ब्रेन के इस फेज को ओल्ड ब्रेन कहते हैं। नियोकॉर्टिक्स ब्रेन का करीब 70% हिस्सा बनाता है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि नियोकॉर्टिक्स आखिर है कहाँ पे और इसका काम क्या है। माउंट कैसल का ऐसे में ये कहाँ फिट बैठता है, ये तो आप समझ भी चुके होंगे कि ओल्ड ब्रेन की तरह न्यू ब्रेन में न्यू कॉर्टेक्स के टाइम के साथ में बड़ा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर ये ब्रेन का 70% हिस्सा कैसे बन गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ब्रेन एक फॉर्मेटल स्टेट यानी कि बेसिक स्टेट पे है। ये साइंस में छोटा होगा क्योंकि ये अभी डेवलप नहीं हुआ है। जब 1000 साल गुजर जाएंगे तब जाकर के आपका ब्रेन इवॉल्व होगा और इसके पीसेस बड़े होते जाएंगे और ब्रेन बड़ा होने लगेगा। ठीक ऐसे ही न्यूरोकॉर्टेक्स का काम है। शुरुआत में छोटा सा पीस रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ और भी पीस जुड़ते गए। लेकिन ये बात नोट करने के लायक है कि ये सारे पीस नए नहीं है। न्यूरोकॉर्टेक्स उन हिस्सों का कलेक्शन है जो बार बार कॉपी होते जाते थे। इनके सारे कंपोनेंट सेम है। जैसे मान लो कि आपने न्यूरोकॉर्टेक्स को अलग अलग एंगल से काट दिया, आपको ये तब भी सेम दिखेगा। नियोकॉर्टेक्स का एक हिस्सा यानी कि जो देखने में हेल्प करता है वो उस हिस्से की तरह दिखेगा जो लैंग्वेज के लिए जिम्मेदार है। माउंट कैसल को ये पता चलता है कि नियोकॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट किस सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप कॉर्टिकल एरिया को अगर आंखों से जोड़ देंगे तो आप देख पाएंगे, और अगर आप कॉर्टिकल एरिया को कान से जोड़ देंगे तो सुन पाएंगे। माउंट कैसल ने ये प्रपोज किया कि इवोल्यूशन एकदम सिंपल है। अगर हम जीते जाते जीवों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। इंसान, जानवर और पेड़ पौधे ये कैसे जान लेते हैं कि जिंदा कैसे रहना है। बात जब इंटेलिजेंस की आती है तो हर लिविंग थिंग एक खास फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। चार्ल्स डार्विन ने भी एक एल्गोरिदम को सपोर्ट किया था जो एकदम सेम था। डार्विन के हिसाब से भी देखे तो इवोल्यूशन से एक सिंपल एल्गोरिदम पर बेस्ड है, रैंडम वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शंस के ऊपर में। कई साल के बाद में ये सिंपल एल्गोरिदम किसी इंसान के डीएनए में भी मौजूद हो सकता है। लेकिन माउंट कैसल की प्रॉब्लम इसके ठीक ऑपोजिट है। उनको पता है कि एल्गोरिदम की पोजीशन या जगह कहाँ है, नियोकॉर्टेक्स में, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो खास एल्गोरिदम या फिर फ्रेमवर्क क्या है। और इसीलिए ऑथर जेम्स हॉकिंस ने नियोकॉर्टेक्स के बारे में और जानकारी जुटाने का और माउंट कैसल की थ्योरी को समझने का पूरा करने का फैसला किया।